नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियाँ सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियाँ, कुछ हवाओं में तैरती कहानियाँ। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, मैं छाया श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबके सामने डैनियल डिफो का प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का अगला भाग लेकर आई हूँ। अभी तक जो हमने पढ़ा और सुना उसमें रॉबिन्सन क्रूसो को हमने एक निर्जन टापू में अकेला पाया, जहाँ वो अलग अलग तरह के जोखिमों का सामना करता है और उन जोखिमों का सामना करते हुए वहाँ पर खेती बाड़ी भी करता है और अपने रहने का प्रबंध भी करता है। इसी तरह से एक दिन उसको अपने टापू पर कुछ धुआं उठता दिखाई देता है, जिससे उसको पता चलता है कि यहाँ पर कुछ जंगली जाति के लोग भी रहते हैं। ये जंगली जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को पकड़कर उनको मारकर उनको खाते हैं। ये देखकर रॉबिन्सन क्रूसो बहुत डर जाता है। उसको लगता है कि एक दिन अगर मैं इन सब के हाथ लग गया तो मेरा भी यही हाल होगा, और वो डर कर अपनी गुफा में, अपनी झोपड़ी में पहुंच जाता है। जब उसका ये डर खत्म होता है तब वो फिर से बाहर निकलता है और अब वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने की कोशिश में लग जाता है। जब एक दिन वो अपनी ज़मीन को खोद रहा होता है कि जहां वह अपने ज़रूरी सामान को रख सके, तो ज़मीन खोदते खोदते वो एक बहुत गहरी गुफा में पहुंच जाता है। उस गहरी गुफा में उसको महसूस होता है कि यहाँ पर वो सुरक्षित है और उस जगह पर वो अपने ज़रूरी सामान, बंदूक, बारूद, उन सबको रख लेता है। तो अब आगे देखते हैं कि रॉबिन्सन क्रूसो की ज़िंदगी में और कौन कौन से उतार चढ़ाव आए। तो सुनते हैं डैनियल डिफो का प्रसिद्ध उपन्यास रॉबिन्सन क्रूसो का अगला भाग। जब मौसम कुछ ठीक हो गया तो रॉबिन्सन का मन हुआ कि चलो जरा चलकर देखा तो जाए कि उस जहाज का क्या हाल है। वह जानता था कि एक बार अपनी छोटी सी नाव में वहां जाकर वह खतरा मोल ले चुका है। एक बार जब समुद्री धारा में पड़कर उसकी नाव बह गई थी, तब वह उसी चट्टान के पास तक पहुंच गया था और दूसरी बार वहां जाते हुए उसे डर लग रहा था। लेकिन उसने सोचा कि शायद उसमें कोई जिंदा बच गया हो और मौके पर पहुंचकर मैं उसके कुछ काम आ सकूं। लेकिन इस बार उसने पूरी तैयारी से निकलने की कोशिश की। उसने नाव में बहुत सा खाना और पीने का पानी रखा और साथ में दिशा जानने के लिए कुतुबनुमा भी रख लिया। फिर धीरे धीरे नाव खेते हुए वे किनारे के पास ही उस जगह पर पहुंचा जहां से धारा शुरू होती थी। लेकिन धारा के पास पहुंचते पहुंचते उसकी हिम्मत छूट गई। इसी धारा में बहकर वह एक बार मौत के मुंह में जा चुका था। उसने सोचा कि अगर मैं धारा में चला गया तो फिर लौटकर कैसे आऊंगा। या मान लो कि रास्ते में बहुत तेज हवा चलने लगी तो उसके मुकाबले में मेरी ये छोटी सी नाव कितनी देर ठहर सकेगी। इसी तरह सोचते हुए उसने अपनी नाव फिर से किनारे लगा ली और वापस लौट आया। लौटकर वे काफी देर तक एक ऊंची चट्टान पर बैठकर घंटों समुद्र की ओर देखता रहा। वह ये तय नहीं कर पा रहा था कि उस जहाज तक किस तरह जाए कि आसानी से वापस भी लौट सके। इतने में उसने देखा कि धारा का बहाव भी बदल गया है। समुद्र में ज्वार आने के कारण ही ऐसा हुआ था। अब वह धारा में बहते हुए उस चट्टान तक जा सकता था जहां वह जहाज टूटा हुआ पड़ा था। लौटते समय फिर ज्वार के कारण धारा बदल जाएगी और वह किसी तरह टापू तक लौट आएगा। अब यह काम उसे इतना आसान मालूम पड़ा कि उसने इसे कल तक के लिए छोड़ दिया। उस रात वह अपनी नाव में ही पड़ा रहा और दूसरे दिन सवेरे ही उस जहाज की ओर चल पड़ा। बिना किसी दिक्कत के करीब 2 घंटे में वह उसके पास जा पहुंचा। जहाज की बड़ी बुरी दशा थी। देखने से लगता था कि वह कोई स्पेनी जहाज था। वह उस चट्टानी टापू पर 2 चट्टानों के बीच फंसा हुआ पड़ा था। उसका पिछला हिस्सा समुद्र के थपेड़ों से टूटकर खुल गया था। बचा हुआ हिस्सा भी काफी टूट चुका था। यहाँ तक कि एक नाव उसकी गिर्रियां पर लटकी हुई थी और लहरों की मार से उसके पुर्जे खुल गए थे। जहाज पर कोई जीवित प्राणी नहीं बचा था, सिर्फ एक कुत्ता बचा था जो रॉबिन्सन को देखकर रोने लगा और पानी में कूद पड़ा।
वे तैरता हुआ सीधा उसके नाव के पास आ गया। रॉबिन्सन ने उसे उठाकर पुचकांडा शुरू किया। कुत्ते को जोरों से भूख और प्यास लगी थी। रॉबिन्सन ने जब उसको पीने का पानी दिया तो उसे वे एक सांस में पी गया। इसके बाद रॉबिन्सन जहाज के टूटे हुए हिस्से में चढ़ा। जहाज के रसोई घर में उसे 2 आदमी मरे हुए मिले जिन्होंने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। इसके अलावा उसे जहाज पर और कोई नहीं दिखाई दिया। जहाज में जो सामान था वह भी करीब करीब सभी समुद्र में बह चुका था। जहाज के निचले हिस्से में अब भी शराब के कुछ पीपे पड़े हुए थे, लेकिन वे इतने भारी थे कि रॉबिन्सन उन्हें उठा नहीं सका। फिर भी किसी तरह एक छोटा पीपा वह ले आया। जहाजियों के कुछ संदूक भी उसे दिखाई दिए। उनमें से 2 उसने अपनी नाव में रख लिए। इसके अलावा उसने कुछ बर्तन वगैरह भी ले लिए। लेकिन इस जहाज पर जो चीजें उसे मिली थी उनमें से कुत्ता उसे सबसे अधिक पसंद आया। उसका अपना कुत्ता जिसे वह अपने जहाज से बचाकर लाया था कई साल हुए मर चुका था। जहाजियों के जो 2 संदूक वे लाया था उनमें भी कोई खास काम की चीजें नहीं मिली। उनमें कुछ पहनने के कपड़े और मिठाइयों के कुछ डिब्बे थे। इसके अलावा सोने की कुछ ईंटें और मोहरों की 2 थैलियां भी थी। लेकिन ये सोना रॉबिन्सन के लिए बेकार था। भला उस सुनसान टापू में ये सोना क्या काम आता? इस समय अगर उसे 2-4 जोड़े जूते और मोजे मिल जाते तो उनके बदले में वह सारा सोना दे डालता। लेकिन और चीजों के साथ वह इस सोने को भी अपने साथ लेता आया। कुछ घंटे बाद वह सही सलामत टापू के किनारे पहुंच गया। नाव को ले जाकर उसने उसी जगह बांध दिया। फिर सारा सामान वह अपनी गुफा में ले आया। कुत्ते को भी उसने अपना दोस्त बना लिया। उसे वह दिन भर अपने साथ घुमाता रहा और उससे इसी तरह बातें किया करता रहा जैसे वह भी कोई इंसान हो। फिर लौटकर वह अपनी गुफा में बिस्तर पर जा गिरा। दिन भर की मेहनत से वह बुरी तरह थक गया था। उस टूटे हुए जहाज को और 2 एक मरे हुए लोगों को देखकर उसका मन बहुत उदास हो गया था। किसी तरह इस जगह से बचकर घर लौट जाने के लिए वे एक बार फिर से तड़पने लगा। लेकिन यहाँ से बचकर निकलने की कोई उम्मीद उसे नजर नहीं आ रही थी। धीरे धीरे वे बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि अगर मेरे पास वैसी नाव ही होती जिसमें बैठकर मैं डाकुओं के चुंगल से निकल भागा था तो मैं एक दिन से ही इस टापू पर और नहीं ठहरता। इस समय जो नाव उसके पास थी वे समुद्री यात्रा के योग्य नहीं थी। ऐसी हालत में मन मारकर यहाँ पड़े रहने और जंगली जातियों के आक्रमण से डरते रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। जब कभी वर्षों से अकेले रहने के कारण उदास और दुखी हो जाता था तो यहाँ तक सोचने लगता था क्यों ना मैं खुद ही जंगलियों के पास चला जाऊं। जब वे मेरे टापू में आते हैं तो मैं क्यों नहीं उनके पास जा सकता? वे लोग यहाँ से कितनी दूर रहते हैं, उनका देश कहाँ है, वो लोग किस तरह रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। इस तरह सोचते सोचते कभी कभी मैं उनसे मिलने के लिए बहुत उतावला हो जाता। तब वह ये भी भूल जाता था कि अगर वह उन लोगों के पास जाएगा या किसी तरह उनके हाथ में पड़ जाएगा तो उसकी क्या दशा होगी। अपनी जाति के लोगों के बीच फिर से जाने, उनसे मिलने जुलने, उनसे बातें करने के लिए कभी कभी वह पागल हो उठता था। एक रात वह इसी तरह सोचता रहा। काफी देर तक उसे नींद नहीं आई। उसकी आंखों के आगे अपने देश के चित्र नाचते रहे। अंत में जब नींद आई तो उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि सवेरे जब वह अपने किले से निकला तो उसकी नजर समुद्र के तट की ओर गई और उसने देखा कि वहां जंगलियों की 2 नावें खड़ी हैं और उनमें से 11 जंगली आदमी उतर रहे थे। उनके साथ एक और आदमी था जिसके हाथ बंधे हुए थे। उसे वे लोग मारकर खाने के लिए लाए थे। इतने में अचानक वे कैदी उनके हाथ से बचकर निकल भागा। उसने देखा कि वे आदमी भागता हुआ उसके किले के पास लगी हुई झाड़ियों में छिपने की कोशिश करने लगा। रॉबिन्सन उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। वे आदमी उन जंगलियों में से ही एक था। रॉबिन्सन को देखकर वह उसके पैरों पर गिर पड़ा और उसे दया की भीख मांगने लगा। रॉबिन्सन ने अपनी सीढ़ी नीचे लटका दी और उसे ऊपर गुफा में खींच लिया। रॉबिन्सन ने सोचा कि अब यह आदमी मुझे मिल गया है, इसलिए इसकी मदद से मैं आसानी से अपने देश पहुंच सकूंगा। ये सोचकर उसे बड़ी खुशी हुई और इसी खुशी में उसकी नींद खुल गई। लेकिन जागने पर जब उसने गुफा में अपने को अकेला पाया तो उसे बड़ा अफसोस हुआ। इतनी निराशा उसे कभी नहीं हुई थी। वे अपने सपने का सच मान बैठा था, लेकिन इस सपने में उसको एक लाभ हुआ। अब उसकी समझ में योजना आ गई कि यहाँ से कैसे भागा जा सकता है।
अब उसे किसी न किसी तरह आदिवासियों के किसी ऐसी कैदी को छुड़ाना चाहिए जिसे वे लोग बलि चढ़ाने के लिए यहाँ लाए हों। ऐसा आदमी जरूर उसे यहाँ से भागने में मदद देगा। इस समय इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। अब वह काफी समय तक समुद्र के किनारे बैठा रहता था और जंगली लोगों की नावों के आने की प्रतीक्षा करता रहता था। करीब 1.5 साल तक वे प्रतिदिन चट्टानों के पीछे छुपकर उनका इंतजार करता रहा। धीरे धीरे उसे ऐसा लगा कि शायद वे अब कभी नहीं आएंगे। रात दिन उनका इंतजार करते करते उसका जी उबने लगा। उसे सोचा कि अब कब तक इस तरह मैं अपना समय बर्बाद करूंगा। इससे तो अच्छा है कि कोई दूसरा उपाय सोचा जाए। एक दिन बिल्कुल तड़के सवेरे उसे देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि टापू के जिस किनारे पे रहता था उसी किनारे आदिवासियों की करीब 5 नावें आकर खड़ी हो गई। जब वह किनारे के समीप पहुंचा तब तक नावें भी किनारे लग चुकी थी, लेकिन वैसे भी खाली थी। इसका मतलब ये था कि वे लोग उतरकर इधर उधर के घूम रहे थे। रॉबिन्सन जानता था कि एक नाव में कम से कम 4-6 आदमी जरूर रहते हैं। इस तरह इन 5 नाव में कम से कम 20-30 आदमी आए होंगे। इतनी बड़ी तादाद में वे आएंगे इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। इतने आदमियों का मुकाबला करना भी मुश्किल था। अब तो उसे अपनी रक्षा की चिंता होने लगी। वह फौरन दौड़ता हुआ अपने किले में जा छुपा। उसने लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जब काफी देर हो गई और उसे कुछ पता ही नहीं चला कि जंगली लोग टापू पर क्या कर रहे हैं या और आगे क्या करना चाहते हैं, तो वह अपनी सीढ़ी के सहारे गुफा के ऊपर वाली चट्टान पर चढ़ने लगा। चट्टान के सिरे पर लेटकर दूरबीन के सहारे वे इधर उधर देखने लगा। उसने देखा कि एक बड़ी चट्टान के पास उन लोगों ने आग जला रखी है और उसके पास घेरा बांधकर नाच रहे हैं। वे लोग कम से कम 30-32 रहे होंगे। कुछ देर तक आग के आसपास नाचने के बाद उनमें से कुछ आदमी नाव के पास गए और 2 कैदियों को खींच लाए। उनमें से एक आदमी को खींचते हुए वे आगे लाए। उसकी पीठ पर एक आदमी ने लकड़ी की गदा से चोट की। वे मुंह के बल बालू पर आ गिरा। फिर 2-3 जंगलियों ने उसको काटना शुरू किया। काट काट कर वे उसके टुकड़े आग पर रखते जा रहे थे। दूसरा आदमी चुपचाप खड़ा हुआ था और अपनी बारी का इंतजार कर रहा था। इतने में मौका देखकर वे आदमी वहां से भाग खड़ा हुआ। वे बड़ी तेजी से भागता हुआ अपनी जान बचाने के लिए कोई जगह ढूंढ रहा था। ये देखकर रॉबिन्सन कुछ चौंका। उसे लगा कि वह आदमी भागते हुए थोड़ी देर में उसके किले के पास आ जाएगा। उसे फौरन अपना सपना याद हो आया। उसे लगा कि यही आदमी उसे इस द्वीप से भागने में मदद देगा। वह ये भी जानता था कि अगर मैं इसे बचाने की कोशिश करूंगा तो वे सब लोग मिलकर मुझे घेर लेंगे और फिर जब उन सब से मुझे लड़ाई करनी पड़ेगी। वह चट्टान से अब भी देख रहा था कि वह आदमी अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से भाग रहा था। उसका पीछा करने वाले उससे काफी दूर रह गए थे। बाकी लोग तो काफी पीछे थे। सिर्फ 3 आदमी तीर कमान लेकर उसके पीछे लगे हुए थे। अगर वह 2-3 मील तक इसी तरह दौड़ता रहता तो बहुत मुमकिन है कि वह बच निकलता। भागते भागते कैदी उस जगह आ पहुंचा जहां एक छोटा सा नाला आकर समुद्र में मिलता था। इसी तरह रॉबिन्सन टूटे हुए जहाज से तख्ते निकालकर नाव बनाने की कोशिश करता था। जैसे ही वह आदमी नाले के पास पहुंचा वह फौरन उसमें कूद पड़ा। जल्दी जल्दी तैरते हुए नाले के दूसरे किनारे जा पहुंचा और भागने लगा। उसका पीछा करने वालों में से एक आदमी तो हाफता हुआ वहीं खड़ा रहा और दूसरे 2 पानी में कूद पड़े, लेकिन वे उतनी जल्दी नहीं तैर सके जितनी जल्दी भागने वाला तैरा था। रॉबिन्सन को लगा कि यही मौका है जब बहुत कम खतरा मोल लेकर वह उसे बचा सकता था और इस तरह अपने लिए एक नौकर का जुगाड़ कर सकता था। फौरन वह चट्टान से नीचे उतर आया और 2 बंदूकें साथ लेकर दौड़ पड़ा। वह बहुत तेजी से दौड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में वह उन लोगों के बीच जा पहुंचा। वह आवाज देकर कैदी को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह उसकी अजीब सी वेशभूषा देखकर कुछ घबरा गया और पहले से भी ज्यादा तेजी से दौड़ने लगा। बड़ी मुश्किल से रॉबिन्सन ने चिल्लाकर और हाथ से इशारा करके उसे रोकने और वापस लौटने को कहा। तब तक दोनों जंगली भी दौड़ते हुए रॉबिन्सन के पास आ गए। वे भी उसे देखकर कुछ घबरा गए। रॉबिन्सन ने मौका देखकर उनमें से एक आदमी को रोक लिया और अपनी बंदूक के कुंदे से उसके सिर पर इतनी जोर का वार किया कि वह लड़खड़ाकर जमीन पर आ गिरा। रॉबिन्सन गोली चलाना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी आवाज से उनके और भी साथी इधर आ सकते थे। जब दूसरे आदमी ने अपने साथी को जमीन पर गिरते देखा
तो फौरन उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ा दिया और वह रॉबिन्सन पर तीर छोड़ने जा ही रहा था कि अचानक रॉबिन्सन ने देख लिया और गोली चलाने के अलावा और कोई चारा न था। उसने फौरन बंदूक का घोड़ा दबा दिया। देखते देखते वे आदमी वहीं ढेर हो गया। जब कैदी ने बंदूक की आवाज सुनी और एक आदमी को गिरते देखा तो उसके होश उड़ गए। वे कांपता हुआ जहां खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। बड़ी मुसीबत से रॉबिन्सन उसे अपने साथ चलने के लिए राजी कर सका। वे आदमी कुछ कदम चलता था और बार बार रॉबिन्सन के आगे सिर झुका लेता था। एक बार तो वे रॉबिन्सन के बिल्कुल पास आ गया और उसके पैर पर सिर रखकर कुछ बड़बड़ाने लगा। इतने में रॉबिन्सन ने देखा कि जिस आदमी को उसने बंदूक के कुंदे से मारकर घायल कर दिया था वह कुछ हिलने डुलने लगा था। उसे होश में आते देखकर रॉबिन्सन ने उसकी ओर इशारा किया जिसे उसने बचाया था। कैदी अपनी भाषा में कुछ बोला जिसे रॉबिन्सन समझ नहीं सका। फिर भी 25 साल बाद एक इंसान की आवाज सुनकर उसे जो खुशी हुई उसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब रॉबिन्सन उसकी बात नहीं समझ सका तो उसने अपनी तलवार की ओर इशारा किया। रॉबिन्सन ने अपनी तलवार निकालकर उसे दे दी। तलवार लेकर वे आदमी अपने शत्रु की ओर झपटा और एक बार में ही उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। फिर हंसते हुए वह उसका सिर उठाकर रॉबिन्सन के पास आया। उसे तलवार और सिर रॉबिन्सन के पैरों पर रख दिए। लेकिन उस आदमी को सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात का हो रहा था कि रॉबिन्सन ने इतनी दूरी से गोली चलाकर उस जंगली को कैसे मार डाला। वह उसके पास जाकर उसके शरीर को उलट पुलट कर देखने लगा। काफी देर तक वह उसकी छाती में गोली लगने से जो घाव हुआ था उसको देखता रहा। जब रॉबिन्सन ने अपने साथ लौटने के लिए इशारा किया तो उस आदमी ने संकेत से बताया कि जब तक वे इन दोनों आदमियों की लाशों को कहीं गाड़ नहीं देगा तब तक यहाँ से नहीं जाएगा। उसने अपने हाथों से बालू में 2 गड्ढे किए और थोड़ी ही देर में दोनों लाशों को बालू के नीचे दबा दिया। रॉबिन्सन उसे अपने किले में नहीं ले गया बल्कि उसे नई गुफा में ले गया। वहां उसने उसको खाना खिलाया और पीने के लिए पानी दिया। जब वह खा पी चुका तो उसने उसे इशारे से भूसे के ढेर पर सोने जाने के लिए कहा। लेटते ही वे गहरी नींद में सो गया। रॉबिन्सन ने अब उसे गौर से देखना शुरू किया। वह आदमी देखने में खूब बदसूरत नहीं था। उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी और उनकी बनावट सुडौल थी। देखने में वे बहुत तगड़ा मालूम पड़ता था। रॉबिन्सन ने अंदाज लगाया कि वे अधिक से अधिक 25-26 साल का होगा। उसके बाल लंबे और काले थे। उसके नाक और उसके होंठ यूरोपियन लोगों जैसे थे और उसके दांत सफेद और देखने में सुंदर थे। उसका रंग काला नहीं था बल्कि हल्का तांबे रंग का था। वे आदमी आराम से पड़ा सोता रहा। रॉबिन्सन ने उसे जगाने की कोशिश नहीं की। वे जाकर अपनी बकरियां धोने लगा। इतने में करीब आधे घंटे बाद वे आदमी जागा और सीधे उठकर रॉबिन्सन के पास आया। उसने फिर से उसके पैरों पर अपना सिर रख दिया। उसके संकेत से मालूम होता था कि वे रॉबिन्सन का बड़ा ऋणी है और जिंदगी भर उसकी सेवा करना चाहता है। थोड़े ही समय में रॉबिन्सन इशारों में उससे बातचीत करने लगा और उसे काम काज सिखाने लगा। पहले रॉबिन्सन ने उसे बताया कि उसका नाम आज से फ्राइडे यानी कि शुक्रवार है। फिर उसने उसे हाँ और नहीं कहना सिखाया और अपने को मालिक कहकर पुकारने को कहा। फ्राइडे बहुत जल्दी उसकी बातों को समझ लेता था और याद कर लेता था। लगता था कि रॉबिन्सन के साथ रहकर बहुत प्रसन्न और संतुष्ट है। यहाँ उसे किसी बात की तकलीफ नहीं थी, ना कोई डर था। लेकिन जब रॉबिन्सन ने उसे पहनने के लिए कपड़े दिए तो उसे कुछ तकलीफ महसूस होने लगी। आज तक उसने कभी कपड़े नहीं पहने थे। वे गर्म देश का रहने वाला था, इसलिए लगभग नंगा ही रहता था। गर्म देशों में आमतौर से लोग कुछ नहीं पहनते। बरसात में भी वे अपने शरीर पर नारियल का तेल मलकर पानी में घूमते रहते हैं। पानी उनके शरीर पर ठहरता नहीं। उन्हें भीगे कपड़े पहनने की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए उन्हें जुकाम वगैरह नहीं होता। बहुत हुआ तो कभी कभी वे पत्तियों के कपड़े पहन लेते हैं और लंबी लंबी पत्तियों की माला बनाकर उन्हें कमर और गले में बांध लेते हैं। गर्म देशों के आदिवासियों का रहन सहन भी हम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। वे लोग बहुत अच्छे तैराक होते हैं और कभी कभी तो दिन दिन भर पानी में पड़े रहते हैं और मछलियां मारते रहते हैं। बड़ी मछलियों से भी उन्हें डर नहीं लगता। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी अच्छा तैरना जानते हैं। अक्सर उनके पूरे परिवार खेलने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं। पानी में तरह तरह के खेल खेलते हैं और खूब हंसते और चिल्लाते हैं। दूसरे दिन रॉबिन्सन फ्राइडे के साथ ये देखने के लिए निकला कि टापू से सभी जंगली चले गए या नहीं।
समुद्र किनारे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वे लोग अपनी दावत के निशान छोड़कर सचमुच वहां से चले गए हैं, लेकिन उनकी जलाई हुई आग अभी भी थोड़ी थोड़ी बाकी थी। आग के आसपास हड्डियां और खोपड़ियां बिखरी पड़ी थी। पास ही आधे जले और खाए हुए मांस के टुकड़े भी पड़े थे। फ्राइडे ने रॉबिन्सन को बताया कि उस दिन जंगली लोग अपने साथ उसे छोड़कर 3 और कैदी बलि चढ़ाने के लिए लाए थे। ये हड्डियां उन्हीं लोगों की थी। ये सब देखकर रॉबिन्सन को बड़ी घृणा हुई। उसने फ्राइडे से कहा, फ्राइडे, इन सारी हड्डियों को बटोरकर जला डालो। फ्राइडे फौरन इसके लिए तैयार हो गया। वह पेड़ों से सूखी लकड़ियां ले आया। काफी बड़ी चिता बनाकर उसने सारी हड्डियां उस पर रख दी। फ्राइडे को ये सब देखकर कोई घृणा नहीं होती थी, क्योंकि वह भी जंगली जाति का ही था और नरभक्षी था। जब वह रॉबिन्सन के साथ उस जगह पहुंचा जहां उसने अपने दुश्मनों के शरीरों को बालू में छुपा रखा था, तो उसने संकेत प्रकट किया कि वह मौका मिलने पर यहां आकर इन्हें खाना चाहता है। ये सुनकर रॉबिन्सन बहुत नाराज हुआ। उसने इशारे से उसे डांटा और कहा, खबरदार, इस तरह की हरकत तुम यहाँ नहीं कर सकोगे। अगर तुमने कभी गंदा काम किया तो ठीक नहीं होगा। मैं तुम्हें कड़ी सजा दूंगा और हो सकता है तो मेरी जान भी ले लो। शुरू में रॉबिन्सन फ्राइडे पर विश्वास नहीं कर सका। वे रात में उसे किले में अपने साथ नहीं सुलाता था, बल्कि बाहर तंबू वगैरह में सुलाता था। रात को सोने से पहले वे रोज ऊपर चढ़ने की बाद सीढ़ी को ऊपर गुफा में खींच लिया करता था, ताकि अगर रात में फ्राइडे चोरी से उसकी गुफा में आना चाहे तो आसानी से ना आ सके और आवाज से उसकी आंख खुल जाए। वैसे फ्राइडे बड़ा वफादार था और हमेशा उसकी सेवा करने के लिए तैयार रहता था। वह खूब मेहनत करता था और काम से कभी जी नहीं चुराता था। धीरे धीरे रॉबिन्सन ने उसे कई तरह के काम सिखा दिए। अब दोनों खूब हिल मिलकर रहते थे। रॉबिन्सन को विश्वास हो गया था कि अगर कभी जरूरत पड़ी तो फ्राइडे उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। रॉबिन्सन ने उसे खेती करना भी सिखा दिया था। दोनों मिलकर अपने खेत में अनाज काटते, अंगूर सुखाते। फ्राइडे ऐसे सभी काम खुद करना चाहता था जिनमें शारीरिक परिश्रम की जरूरत होती थी, जैसे लकड़ी काटना, आटा पीसना वगैरह। फिर रॉबिन्सन को अधिक से अधिक आराम देना चाहता था। शुरू में जब रॉबिन्सन उसे जंगल में अपने साथ ले जाता था और किसी चीज पर गोली चलाता था तो फ्राइडे बुरी तरह डर जाता था। उसने आज तक कभी इस तरह की कोई चीज नहीं देखी थी। उसे यह भी नहीं मालूम था कि बंदूक में से गोली निकलती है और उसी के लगने से जानवर मरते हैं। वे सोचता था कि बंदूक सिर्फ आवाज करती है और आवाज से जानवर मर जाते हैं। वे बंदूक को जादू की कोई चीज समझता था और उसे बहुत डरता था। वे सोचता था कि बंदूक को छूने से मेरा नुकसान हो जाएगा, हो सकता है मैं मर ही जाऊं। जब रॉबिन्सन वहां नहीं रहता था तो वे अकेले में बंदूकों को हाथ पैर जोड़ता था और उसे प्रार्थना किया करता था कि मुझ पर दया करो, मेरी जान न लो। रॉबिन्सन अक्सर उसे इस तरह अकेले में बोलते सुनता था, लेकिन समझ नहीं पाता था कि वे क्या कह रहा है। बाद में जब वह उसकी बोली थोड़ी थोड़ी सीख गया तो उसकी उस नादानी पर खूब हंसा करता था। रॉबिन्सन ने धीरे धीरे उसे अंग्रेजी बोलना भी सिखा दिया, लेकिन एक चीज रॉबिन्सन उसे बहुत दिनों तक नहीं सिखा सका। वह थी अपने खाने के साथ नमक का प्रयोग करना। जंगली जाति के लोगों को नमकीन चीजें पसंद नहीं होती। फ्राइडे ने उसे बताया कि उसकी जाति के लोग गोरे आदमियों को इसलिए खाना पसंद करते हैं कि उनके शरीर में नमक ज्यादा रहता है। वे लोग अपनी जाति के लेकिन किसी दूसरे कबीले के आदमियों को खाना पसंद करते हैं। नमक का प्रयोग वे सिर्फ समुद्री पानी के रूप में करते हैं और वह भी दवाई की तरह। रॉबिन्सन ने एक दिन उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कबीले के लोग कभी इस टापू पर आ जाएं या नहीं? फ्राइडे ने अपनी टूटी फूटी भाषा में बताया कि उनके कबीले के लोग कई बार इस टापू पर आ चुके हैं। उनके साथ वह भी कई बार यहाँ आया है। उसने बताया कि एक बार अपने साथियों के साथ यहाँ आया था तो उन लोगों ने मिलकर करीब 20 आदमियों को खाया था। उसने ये भी बताया कि उसका कबीला जंगली जातियों में सबसे ज्यादा तगड़े कबीलों में से है। वे लोग बहुत अच्छे लड़ाके हैं। जिस कबीले के लोग उसे कैद करके यहाँ खाने के लिए तैयार लाए थे, उसमें और उसके अपने कबीले में बड़ी पुरानी दुश्मनी है। अब तक कई लड़ाइयाँ हो चुकी थी। जब भी एक कबीले का आदमी दूसरे कबीले के हाथ लग जाता तो वे उसे खाए बिना नहीं छोड़ते। कभी कभी रात के समय अचानक हमला करके वे दूसरे कबीले के लोगों को उठा लाते हैं। फ्राइडे ने यह भी बताया उसके कबीले के लोग जब इस टापू पर आते हैं तो वे आम तौर पर उस किनारे पर अपना काम करते हैं
जहां रॉबिन्सन ने एक बार बहुत सारी हड्डियां और खोपड़ियां देखी थी। उस किनारे पर दूसरे कबीले के लोग नहीं आ सकते। कुछ ऐसे भी कबीले थे जो इस टापू पर कभी नहीं आते थे और अपने कैदियों को बलि चढ़ाने के लिए पास के छोटे द्वीपों में ले जाते थे। ये सब सुनकर रॉबिन्सन को बड़ा अफसोस हुआ। उसे ऐसे आदमी के साथ रहना बड़ा मुश्किल लगा जो एक जमाने में मनुष्य का शिकार किया करता था और अपने साथियों के साथ अब तक कई आदमियों को खा चुका था। उसने धीरे धीरे उसे ये समझाने की कोशिश की कि आदमी का मांस खाना बहुत बुरी और गंदी बात है और इस प्रथा को बंद कर देना चाहिए। धीरे धीरे फ्राइडे रहन सहन के अपने ढंग छोड़ता गया और रॉबिन्सन के तौर तरीके अपनाता गया। रॉबिन्सन ने उसे धीरे धीरे अंग्रेजों की तरह रहना सिखा दिया। अब रॉबिन्सन के दिन बड़े मजे से कटते थे क्योंकि अब उसका एक साथी था जो हर समय उसका ख्याल रखता था। वह उसे टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करता था और उसे काम में मदद देता था। जब फ्राइडे उसकी बात समझने लगा तो एक दिन रॉबिन्सन ने उससे पूछा, तुम्हारा देश इस टापू से कितनी दूर है और क्या वहां तक नाव में जाया जा सकता है? फ्राइडे ने बताया, मेरा देश यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर नाव अच्छी हो तो वहां आसानी से जाया जा सकता है। रास्ते में नाव के डूबने या इधर उधर बह जाने का कोई डर नहीं है। सवेरे के समय हवा और समुद्री धारा का बहाव एक दिशा में रहता है और दोपहर के समय दोनों की दिशा बदल जाती है। बाद में रॉबिन्सन को पता चला कि इस समुद्री धारा के बहने का कारण यह है कि यहाँ से कुछ दूर एक बहुत बड़ी नदी समुद्र में मिलती है और यह टापू नदी के मुहाने ठीक सामने पड़ता है। हवा के रुख बदलने का कारण यह भी है कि समुद्री हवा एक निश्चित समय जमीन की ओर बहती है और फिर जमीन की हवा एक निश्चित समय पर समुद्र की ओर बहती है। फ्राइडे रॉबिन्सन को अपने देश के बारे में बहुत कुछ बताता। उसने कहा, जहां हमारा कबीला रहता है उसके पश्चिम की ओर गोरे लोगों का देश है जहां रॉबिन्सन जैसे लोग रहते हैं। उनमें से कई की दाढ़ी रॉबिन्सन की दाढ़ी से मिलती जुलती है। उसने ये भी बताया कि गोरे लोगों ने मेरी जाति के कई लोगों को मार डाला है। उसके बाद से रॉबिन्सन ने अंदाजा लगाया कि वो लोग स्पेन के पुराने निवासी हो सकते हैं जो अपने पकड़े हुए गुलामों के साथ अब भी जानवर जैसा व्यवहार करते हैं। रॉबिन्सन ने एक दिन बात में उससे पूछा, ये बताओ, अगर मैं यहाँ से जाना चाहूँ तो क्या आसानी से उस देश तक पहुँच सकता हूँ जहाँ मेरे जैसे गोरे लोग रहते हैं? फ्राइडे बोला, हाँ, तुम यहाँ से जाना चाहो तो आसानी से जा सकते हो, लेकिन तुम्हारी नाव बड़ी और मजबूत होनी चाहिए। इस पर रॉबिन्सन उससे अपनी नाव दिखाने ले गया। फिर रॉबिन्सन ने अपने टूटे हुए जहाज और उसके कल पुर्जे फ्राइडे को दिखाए और अपना पूरा किस्सा कह सुनाया। रॉबिन्सन कहानी बता रहा था। फ्राइडे काफी देर तक देखता रहा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा जहाज समुद्र में टकराकर टूट सकता है। फिर उसने उस नाव के टुकड़े भी दिखाए जिसमें बैठकर रॉबिन्सन अपने साथियों के साथ डूबते हुए जहाज से बचकर भागा था, लेकिन जो रास्ते में उलट गई थी। नाव को टूटा हुआ हिस्सा अभी भी किनारे पर बालू में पड़ा था। वह ज्वार के साथ बहकर किनारे आ गया था। फ्राइडे काफी देर तक उसकी ओर देखता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। रॉबिन्सन ने उससे पूछा, फ्राइडे, तुम चुप क्यों हो गए? क्या बात है? वह बोला, मैंने इस तरह की नाव एक बार पहले भी देखी थी, लेकिन काफी देर तक वह रॉबिन्सन को ठीक से बता नहीं सका कि उसने किस तरह वह नाव देखी थी और कब देखी थी। रॉबिन्सन ने सोचा शायद इसका मतलब किसी टूटे हुए जहाज या ऐसी ही किसी चीज से है, लेकिन फ्राइडे ने बहुत जोर देकर बताया कि नहीं, वह नाव ही थी। और फिर उसने अपनी उंगलियों पर गिना और बताया कि इस नाव में करीब 17 आदमी थे और हम लोगों ने उन्हें डूबने से बचाया। रॉबिन्सन ने उससे पूछा, 17 आदमी थे, अब वे कहाँ हैं? फ्राइडे ने उसे बताया कि वे सब लोग जिंदा हैं और उसी कबीले के साथ रहते हैं। ये सुनकर रॉबिन्सन को एक नई बात सूझी। उसने सोचा कि हो सकता है कि वो लोग उसी जहाज के बचे हुए लोग हों जिसकी तोपों को एक बार उसने रात के समय सुना था और बाद में जिसके टूटे हुए ढांचे को देखने के लिए अपनी नाव पर गया था। फ्राइडे ने बताया कि उसके साथियों ने उन लोगों को खाना दिया था और उन्हें किसी तरह की चोट नहीं पहुंचाई थी। कि सुनकर रॉबिन्सन को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्यों? उन लोगों को जंगलियों ने मारकर खा क्यों नहीं लिया? मालिक, हम लोग सिर्फ उन्हीं आदमियों को खाते हैं जिन्हें हम लड़ाई में पकड़ते हैं। कुछ समय बाद एक दिन रॉबिन्सन और फ्राइडे टापू के पूर्वी किनारे पर घूमने गए और एक पहाड़ी पर चढ़े। वह दिन बहुत साफ था। आसमान में बादल नहीं थे और हल्की हल्की हवा बह रही थी। यहीं से एक दिन रॉबिन्सन को बहुत दूर पर जमीन दिखाई दी।
फ्राइडे एकटक उसी दिशा में देख रहा था। फिर अचानक ये कहकर वो उछलने और नाचने लगा, वही है मेरा प्यारा देश, वह देखो, वे साफ दिखाई दे रहा है, देखो ना, उसका नीला पीला किनारा साफ नजर आ रहा है, वही मेरे देश के लोग रहते हैं। ये कहते कहते मारे खुशी के उसकी आंखें चमकने लगी। उसके बाद रॉबिन्सन फ्राइडे के बारे में बहुत चिंतित रहने लगा। उसने सोचा कि अगर ये मौका पाएगा तो जरूर यहाँ से चला जाएगा और इस तरह उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। उसने फ्राइडे को बहुत से काम सिखाए थे, सभ्य आदमी की तरह रहना और अंग्रेजी बोलना सिखाया था। अगर ये लौट कर वापस अपने लोगों के बीच गया तो ये सब कुछ भूल जाएगा और ये भी हो सकता है कि वहां जाकर 100-200 आदमियों को इकट्ठा कर ले, फिर सबको लेकर अपने माले पर हमला करने के लिए टापू पर धमके। लेकिन रॉबिन्सन बेकार ही उस पर इस तरह का शक कर रहा था। फ्राइडे की ये इच्छा कभी नहीं थी और रॉबिन्सन को कुछ ही दिनों में इसका प्रमाण मिल गया। एक दिन जब वे दोनों फिर उसी पहाड़ी पर पहुंचे तो रॉबिन्सन ने उससे पूछा, क्यों फ्राइडे, अगर तुम फिर अपने देश पहुंच जाओ तो क्या तुम्हें खुशी नहीं होगी? क्यों नहीं मालिक, जरूर खुशी होगी। और तुम फिर आदमी का मांस भी खाओगे? नहीं नहीं, कभी नहीं, फ्राइडे ने जोरों से अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा। तो तुम वापस अपने देश लौट क्यों नहीं जाते हो? रॉबिन्सन ने धीरे से उससे पूछा। फ्राइडे अपनी मजबूरी बताते हुए बोला, इतनी दूर मैं तैरकर कैसे जा सकता हूँ मालिक? रॉबिन्सन ने कहा, अगर मैं तुम्हें एक नाव दे दूं तो? फ्राइडे खुश होकर बोला, तब तो मैं जरूर जाऊंगा, लेकिन अब मैं अकेला नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी मेरे साथ चलना होगा। रॉबिन्सन हंसकर बोला, तुम्हारे साथी मुझे खा जाएंगे? फ्राइडे सिर हिलाते हुए बोला, नहीं नहीं, तुमने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया है, वे भी तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। रॉबिन्सन ने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना मैं भी चला जाऊं, वहां मुझे दूसरी गोरी जाति के लोग भी मिलेंगे, उनकी मदद से मैं एक इतनी बड़ी नाव बना लूंगा जिसमें बैठकर मैं आसानी से इंग्लैंड लौट सकूंगा। लेकिन ना मालूम क्यों अभी भी वह पूरी तरह फ्राइडे पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। दूसरे दिन रॉबिन्सन फ्राइडे को उसी जगह ले गया जहां उसकी छोटी सी नाव बंधी थी। फ्राइडे नाव में बैठकर उसे खेने लगा। रॉबिन्सन को थोड़ी देर में ही मालूम हो गया कि फ्राइडे उससे भी अच्छी तरह नाव चला सकता है। वह जितनी तेजी से नाव खे रहा था उतनी तेजी से रॉबिन्सन कभी नहीं खे सकता था। लेकिन जब रॉबिन्सन ने उससे पूछा, क्या हम लोग इस नाव के जरिए समुद्र पार कर सकते हैं, तो फ्राइडे का चेहरा उतर गया। उसने कहा, नहीं, ये नाव बहुत छोटी है, ये बीच रास्ते में उलट जाएगी। इसके बाद रॉबिन्सन ने उसे वे नाव दिखाई जो एक बार उसने एक पेड़ को काटकर बनाई थी। ये नाव अभी तक उसी जगह पड़ी हुई थी। इसको बने हुए करीब 22 साल हो गए थे। ये नाव बड़ी तो थी, लेकिन इतने दिनों तक धूप और पानी में पड़े रहने के कारण बिल्कुल खराब हो गई थी। ये कई जगह से चटक गई थी और टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी। फ्राइडे ने भी कहा, ये नाव बड़ी तो है, लेकिन यात्रा के योग्य नहीं है। इसलिए रॉबिन्सन बोला, मैं तुम्हारे लिए इससे भी बड़ी नाव बना दूंगा, तुम उसमें बैठकर घर लौट जाना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। मैं जिस तरह इस टापू पर रहा हूँ उसी तरह अकेले रहूंगा। यह सुनकर फ्राइडे का चेहरा उतर गया। वे दुखी स्वर में बोला, क्यों, क्या मालिक मुझसे नाराज है? मैंने ऐसा क्या किया है? अगर मालिक मेरे साथ नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी यहीं रहूंगा। फिर वह एक कुल्हाड़ी ले आया और रॉबिन्सन के आगे सिर झुकाकर बोला, लो, तुम चाहो तो इससे मेरा सिर काट दो, लेकिन मुझे यहाँ से अकेले मत भेजो। ये सुनकर रॉबिन्सन का मन भर आया। वह उस पर बहुत खुश हुआ। इसके बाद उसने उस पर शक करना बंद कर दिया। धन्यवाद। तो कैसी लगी आपको रॉबिन्सन की ये यात्रा? रॉबिन्सन की अगली यात्रा पर उसके साथ क्या हुआ, इसको सुनेंगे अगले भाग में। धन्यवाद।